जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का अध्ययन क्लासेस में। तो यहाँ पर ईवीएस का यह 5 प्रैक्टिस सेट आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। इससे पहले 4 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिए हैं। जो यहाँ पर ईवीएस की ये सीटेट की सीरीज चल रही है, यहाँ पर टोटल मैं ईवीएस के 15 प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूँ। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली जो वीडियोज़ का नोटिफिकेशन है वो आपसे मिस नहीं होगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सीखने सिखाने में कहानी एक महत्वपूर्ण पहलू है। पर्यावरण अध्ययन में कक्ष में कहानी सुनने को शिक्षण कौशल के रूप में सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर सबसे कम उपयुक्त कारण है। यहाँ पर आपको ये बताना है कि अगर आप पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को सिखा रहे हैं और वहाँ पर कहानी के द्वारा वहाँ पर आप सिखा रहे हैं, तो सबसे कम यहाँ पर उपयुक्त कारण क्या होगा। तो ए ऑप्शन है कि कहानियों में व्यक्तियों के अनुभव शामिल होते हैं। बी ऑप्शन है कि कहानी अनेक विषय क्षेत्र को छूती है। सी ऑप्शन है कहानियाँ कक्षा प्रबंध में सहायता करती हैं। या फिर कहानी पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं से संबंध जोड़ने के लिए यहाँ पर उपलब्ध यहाँ पर कराती हैं। तो यहाँ पर सबसे कम उपयुक्त जो है वो यहाँ पर सी ऑप्शन है, क्योंकि कहानियाँ जो है कक्षा प्रबंधन में सहायता करती हैं। क्लास मैनेजमेंट में कहानियाँ कोई भी रोल यहाँ पर अदा नहीं करती हैं। तो इसलिए यहाँ पर सबसे कम उपयुक्त सी ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपको लॉक कर देना है। अब यहाँ पर सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि प्राथमिक कक्षाओं में विद्यार्थियों के पास अनेक प्रकरणों में अनेक वैकल्पिक अवधारणाएं होती हैं, जैसे सजीव निर्जीव, जल चक्र, पौधे आदि में वैकल्पिक अवधारणाओं के स्रोत हो सकते हैं। तो क्या यहाँ पर हो सकता है? परिवार एवं समुदाय हो सकता है, पाठ्य पुस्तक एवं अन्य पुस्तकें हो सकती हैं, शिक्षक हो सकता है, कहानी एवं कविताएं हो सकती हैं। तो अगर आप प्राथमिक कक्षाओं पर विद्यार्थियों को आप वहाँ पर कुछ वैकल्पिक अवधारणाएं वहाँ पर सिखा रहे हैं, जैसे कि सजीव निर्जीव, जल चक्र, पौधे, तो उसमें परिवार और समुदाय भी आ जाएगा, पाठ्य पुस्तक एवं अन्य पुस्तक भी आ जाएंगी, यहाँ पर शिक्षक भी हो जाएगा और कहानी एवं कविताएं हो जाएंगी। तो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ चारों करेक्ट, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब 3 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि सहज अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को स्वतंत्रता देना इस प्रणाली का प्रमुख सिद्धांत है। यह मान्यता की यहाँ पर शिक्षा प्रणाली यहाँ पर कौन सी है? तो डाल्टन शिक्षा प्रणाली है, मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली है, बेसिक शिक्षा प्रणाली है, या फिर प्रोजेक्ट यहाँ पर विधि है। तो जो मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली है, यहाँ पर बच्चों को स्वतंत्रता दी जाती है कि बच्चे अपने अभिव्यक्ति खुद कर सके। वहाँ पर सहज अभिव्यक्ति के द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाता है, इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन आपको करेक्ट कर देना है। अब 4 नंबर क्वेश्चन है कि एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय क्या नहीं है यहाँ पर? तो अगर एक शिक्षक है जो कि अपने जो घरों में रद्दी होती है उससे बच्चों को कहता है कि एक कोई वस्तु बना करके वो ले करके आए, तो शिक्षक का क्या अभिप्राय वहाँ पर नहीं है कि कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित करना। बी ऑप्शन है कि कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय लेना, बच्चों में सृजनशीलता का विकास करना, या फिर बच्चों को पुनः चक्रण, पुनः प्रयोग और रूपांतरण को यहाँ पर समझने देना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय लेना, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि बच्चे क्या कर रहे हैं, सृजनशील हो रहे हैं, तो यहाँ पर श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में कोई भी निर्णय लेने की बात नहीं कही गई है, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब 5 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि क्या होती है? तो उसकी क्या होती बहुमूल्य निधि? सेवा होती है, वेतन होता है, गर्व होता है, या फिर छात्रों का विश्वास होता है। तो यहाँ पर जो शिक्षक की है सबसे बहुमूल्य निधि है, सबसे बहुमूल्य वस्तु, वो छात्रों का विश्वास होता है। अगर कोई भी शिक्षक छात्रों का विश्वास जीत लेता है तो वो आसानी से सभी बच्चे उसके पढ़ने लगते हैं, सारी चीज़ें वो सीखने लगते हैं, उसकी बात मानने लगते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपको करेक्ट कर देना है। उम्मीद है आपको अब ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर ईवीएस के 15 प्रैक्टिस सेट, हिंदी के 15 प्रैक्टिस सेट और सीटीपी के 15 प्रैक्टिस सेट यहाँ पर मैं कराने वाला हूँ। तो कुल 45 यहाँ पर प्रैक्टिस सेट मैं कराऊँगा, और इसके बाद 50-50 की एक सीरीज़ आ रही है, जिसमें कि मैं केवल और केवल पेडागोजी की सारी चीज़ें वहाँ पर मैं संग्रहित कर रहा हूँ। तो आप इस चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए, जिससे कि आपकी तैयारी और बेहतर हो जाएगी।
तो अब 6 नंबर क्वेश्चन है कि परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं किया जाता है, तो वह है एक क्या है, सिद्धांत है, कानून है, खोज है, या फिर मूल यहाँ पर संकल्पना है। तो एक सिद्धांत है, क्योंकि परिकल्पना को क्या कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन, बार बार परीक्षण से गलत नहीं किया जा सकता है। तो सिद्धांत ही ऐसी परिकल्पना होती है जिसको हम बार बार उसको परीक्षण करके गलत नहीं कर सकते, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रूव हो चुकी होती है। इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन आपको करेक्ट कर देना है। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि क्या है? विचार गोष्ठी एवं श्रुतलेख है, श्रुतलेख एवं दिया गया कार्य है, विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना है, या फिर व्याख्यान एवं श्रुतलेख यहाँ पर हो जाएगा। तो विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना हो जाएगा, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब 8 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी प्रक्षेपित सामग्री है यहाँ पर? बुलेटिन बोर्ड, OHP, प्रतिमान, या फिर फेनल बोर्ड यहाँ पर हो जाएगा। तो जो OHP होता है यही एक प्रक्षेपित यहाँ पर सामग्री, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 9 नंबर क्वेश्चन है कि अच्छे प्रश्न पत्र की क्या विशेषता होती है? वैधता होती, विश्वसनीयता होती है, ए व बी दोनों होता है, या फिर व्यापकता यहाँ पर होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वैधता भी होनी चाहिए एक अच्छे प्रश्न पत्र की, और उसमें विश्वसनीयता भी होनी चाहिए, क्वेश्चंस गलत ना हो, बच्चों में विश्वास है, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन आपको करेक्ट कर देना है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष यहाँ पर पारित किया गया था? 2006 में पारित किया गया था, 8 में, 11 में, या फिर 1997 में यहाँ पर पारित किया गया था? तो 2006 में ये पारित किया गया था। आपको याद रखना है कि भारत में भारत सरकार द्वारा बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में पारित किया गया था, इसलिए ए ऑप्शन आपको लॉक कर देना है। अब 11 नंबर क्वेश्चन है कि कक्षा 5 की अध्यापिका माहिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी आसपास के पौधे का अवलोकन करें और सार्थक अधिगम सीखने के लिए उसे बच्चों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? यहाँ पर तो क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए कि यह समझना कि पौधे भी सजीव होते हैं, यह समझना कि पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं, या फिर अधिकतम पौधों के नाम लिखना, या फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा कि उनकी ऊंचाई, पत्तियों और उगने के स्थान में अंतर व अवलोकन करना। यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, यही बच्चों को यहाँ पर प्रोत्साहित करना कि यहाँ पर पौधों की जो है ऊंचाई कितनी है, उनकी पत्तियाँ कैसी हैं, पत्तियों के वहाँ पर बिहाव पे उनको डिफरेंस करना, पौधों में डिफरेंस बता पाना, उगने का स्थान कौन से यहाँ पर उष्ण पर्णपाती वृक्ष हैं, कौन से यहाँ पर जो है गर्मी में उगते हैं, कौन से यहाँ पर बर्फ़ में उग जाते हैं, कौन रेगिस्तान में पौधे उगते हैं। तो यहाँ पर उगने के स्थान भी बच्चों को यहाँ पर प्रोत्साहित करना और उनका अवलोकन करना। तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब 12 नंबर क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सबसे अधिक यहाँ पर महत्वपूर्ण होना चाहिए? तो ए ऑप्शन है क्रियाकलाप संचालित करना तथा कौशलों का विकास करना, बी ऑप्शन है आकलन में सफलता प्राप्त करना, सी ऑप्शन है विज्ञान की आधारभूत संकल्पनाओं को समझना, या फिर सीखने वालों को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से यहाँ पर जोड़ना। तो यहाँ पर सीखने वालों को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना, यही यहाँ पर प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का सबसे मेन पहलू होता है। तो इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जब आप बच्चों को प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण पढ़ाएंगे तो उनको आप क्या पढ़ाएंगे कि प्राथमिक स्तर पर प्राकृतिक चीज़ें वो सीखें, सामाजिक चीज़ें सीखें, सांस्कृतिक यहाँ पर तत्वों को जोड़ करके वहाँ पर पर्यावरण आपको पढ़ाना, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण साधन है, क्योंकि क्या साधन है यहाँ पर, यह एक बहुत सस्ता साधन है। बी ऑप्शन है यह आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है, सी ऑप्शन है कि इसमें समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, या फिर यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर यहाँ पर उपलब्ध कराता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपको करेक्ट कर देना है। क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का समुदाय सीखने और सिखाने का, वहाँ पर समुदाय मतलब कि यहाँ का आस पड़ोस होता है, तो उसको क्या हो जाएगा कि वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर वहाँ पर उपलब्ध कराने, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब 14 नंबर क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन की एक शिक्षिका निम्नलिखित कारणों में से अपनी कक्षा का प्रारंभ कुछ मुख्य प्रश्न पूछते हुए करती है। सबसे कम प्राथमिकता वाला कारण कौन सा हो सकता है, उसे चुनना है। यहाँ पर कि विद्यार्थियों का चिंतन उद्दीपक क्रिया
जा सकता है, क्रिया द्वारा किया जा सकता है, या फिर प्रश्न विद्यार्थियों में उत्सुकता जगाते हैं, या फिर प्रश्न प्रकरण को संदर्भ परक बनाने में मदद करते हैं, या फिर विद्यार्थियों का चिंतन सीमित किया जा सकता है। यहाँ पर तो विद्यार्थियों का यहाँ पर चिंतन जो है वो सीमित किया जा सकता है, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप देख लेते हैं कि 15 नंबर क्वेश्चन की पर्यावरण शिक्षण में परियोजना का सिद्धांत क्या होता है। जीवन के समस्त अनुभवों का कुछ भाग परियोजना कार्य में प्रयोग करना। बी ऑप्शन है विद्यार्थियों द्वारा परियोजना कार्य स्वयं करके सीखना, या फिर विद्यार्थियों में साहचर्य द्वारा सीखने को क्षुब्ध करना, या फिर विद्यार्थियों द्वारा साथियों का सहयोग यहाँ पर प्राप्त ना करना। तो यहाँ पर जो 15 नंबर क्वेश्चन उसका बी ऑप्शन ही करेक्ट होगा कि विद्यार्थियों द्वारा परियोजना कार्य स्वयं करके सीखना, क्योंकि यहाँ पर्यावरण जो शिक्षण है ये परियोजना का सिद्धांत यही कहता है कि स्वयं करके वहाँ पर सीखना। जब बच्चे स्वयं करके सीखते हैं तो वो अच्छी तरीके से सीख पाते हैं, इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन आपको लॉक कर देना है। अब यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन है कि जब एक जीव बिना दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए लाभ लेता है तो क्या कहलाता है, वो परजीवी कहलाता है, सहभोजी कहलाता है, मृतोपजीवी कहलाता है, या फिर यहाँ पर सहजीवी कहलाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सहभोजी कहलाएगा, क्योंकि बगुला जब भैंस पर बैठता है तो क्या करता है, उसमें तो सहजीवी का संबंध होता है, क्योंकि क्या होता है कि वहाँ पर भैंस के कीड़े जो है बगुला खा लेता है और बगुले को भी भोजन मिलता है और भैंस को भी वहाँ पर कीड़े नहीं होते हैं, तो दोनों को लाभ मिलता है। लेकिन यहाँ पर कहा गया कि केवल एक को लाभ मिलता है, तो वहाँ पर सहभोजी हो जाते हैं, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। जैसे कि भैंस में जब जोंक यहाँ पर चिपक जाती है तो क्या करती है, उससे भोजन लेती है, लेकिन यहाँ पर जो भैंस है उसको कोई भी लाभ नहीं होता है, तो यहाँ पर वो सहभोजी हो जाते हैं। इसको लीच भी कहा जाता है, जोंक को क्या कहते हैं हिंदी में, लीच भी कहते हैं, तो इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देख लेते हैं 17 नंबर क्वेश्चन कि जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधे को खाते हैं, तो मोर का यहाँ पर पोषण तल क्या हो जाएगा। जब यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, मोर जो होता है वो सांप को यहाँ पर खा जाएगा, और सांप जो है वो कीड़ों को खाता है, और कीड़े जो होते हैं वो हरे पौधों को खाते हैं, तो यहाँ पर जो मोर का पोषण तल होता है वो क्या हो जाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता होगा। अंतिम अपघटक होगा, प्राथमिक अपघटक होगा, या फिर खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर मोर क्या हो जाएगा, खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर, क्योंकि बाद में जब मोर मरेगा तो क्या होगा, डिकम्पोज होगा, तो वहाँ पर अपघटक होते हैं तो लास्ट हो जाता है, तो यहाँ पर शीर्ष जो होता है यहाँ पर पिरामिड के शीर्ष पर हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देख लेते हैं 18 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस यहाँ पर नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, नाइट्रस ऑक्साइड नहीं है, हीलियम नहीं है, या फिर मीथेन यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर हीलियम जो गैस है वो क्या है, यहाँ पर ग्रीन हाउस गैस नहीं है। और जो ये ग्रीन हाउस गैस होती हैं ये क्या करती हैं, ये वे गैसें होती हैं जो यहाँ पर सूर्य की गर्मी को वातावरण में ले आती हैं, अपने में समाहित कर लेती, सोख लेती हैं उसको, लेकिन बाद में वातावरण से उसको बाहर निकलने नहीं देती। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाता है, वायुमंडल का टेम्परेचर बढ़ जाता है, और इन्हीं गैसेस को क्या कहते हैं हम लोग, ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगी, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, ये तीनों क्या है, कार्बन जो है ऑक्साइड जो है ये ग्रीन हाउस गैस हैं तीनों, और हीलियम जो है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं, इसलिए सी ऑप्शन आपको लॉक कर देना है। अब 19 नंबर क्वेश्चन है कि ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा यहाँ पर किया जाता है। तो यहाँ पर जूल के द्वारा किया जाता है, डेसिबल के द्वारा किया जाता है, या फिर यहाँ पर न्यूटन के द्वारा किया जाता है, या नैनो इकाई के द्वारा। तो ध्वनि का जो प्रदूषण है उसका मापन जो है वो डेसिबल के द्वारा किया जाता है। ध्वनि प्रदूषण होता क्या है ये मैं यहाँ पर आप लोगों को बता देता हूँ कि सामान्य जो हमारे कान को आवाज़ चुभती है, सामान्य से तेज आवाज़ जो हमारे कान को चुभे वो क्या कहलाती है, वहाँ पर ध्वनि प्रदूषण कहलाती है, इसलिए बी ऑप्शन आपको करेक्ट कर देना है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न नदियों में से कौन सी नदी यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ताप्ती है, स्वर्ण रेखा है, नर्मदा है, या फिर सिंधु यहाँ पर नदी है। तो आपको याद रखना जो स्वर्ण रेखा है यहाँ पर ये कहाँ गिरती, तो बंगाल की खाड़ी में गिरती, इसलिए बी ऑप्शन आपको लॉक कर देना है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न डिजाइन होते हैं, वो क्यों होते हैं, कि उसे जलवायु के कारण होते हैं जिससे वह रहते हैं यहाँ पर, उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं, परावर्तित प्रकाश के कारण होते हैं, या फिर उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आपके सीटेट में पूछा गया है। तो यहाँ पर उनकी बालों पर जो है, बालों के कारण त्वचा पर पैटर्न पाए जाते हैं। आपने जेब्रा को देखा होगा, जेब्रा पे क्या होता है, वहाँ पर उसकी लाइनें बनी होती हैं इस तरीके से, तो सफ़ेद और काली लाइनें होती हैं। तो यहाँ पर क्या होते हैं कि उसके बाल होते हैं,
तो त्वचा पर बालों के कारण होता है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये डिक्टो क्वेश्चन ऐसे ही कम से कम 4 से 5 बार आपके सीटेट एग्जाम में पूछा गया है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब 22 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा यहाँ पर सुमेलित नहीं है। आपको ये बताना है कि यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर वस्त्र का प्रकार और यहाँ पर राज्य हैं। तो फिरन जो है ये जम्मू एंड कश्मीर का है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर पानो भाजू ये पश्चिम बंगाल का नहीं है, तो यही सुमेलित नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा बी यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। और देख लेते हैं रहिंदे जो है हिमाचल प्रदेश का, ये भी करेक्ट है, और फुलकारी जो है पंजाब का, ये भी करेक्ट है, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर सेकंड वाला ये करेक्ट हो जाएगा। आपको याद रखना है जो पानो भाजू है ये पश्चिम बंगाल का यहाँ पर नहीं है, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है कि जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्ष से रह रहे हैं उनका उसे जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है, तो किस अधिकार के द्वारा ये उनको अधिकार दिया गया था। तो यहाँ पर जो जंगल अधिकार अधिनियम 2007 आया था उसी के द्वारा ये दिया गया था, इसलिए सी ऑप्शन आपको करेक्ट कर देना है। अब 24 नंबर क्वेश्चन है कि गैसीय अपशिष्ट हैं, तो गैसीय अपशिष्ट यहाँ पर कौन से हैं। तो देख लेते हैं, यहाँ पर सब्जी एवं फलों के छिलके हैं, घरों की नालियों का गंदा पानी है, खेत खलिहानों से निकलने वाला कचरा है, या फिर लकड़ी तथा कोयले के जलने से उत्पन्न हुआ यहाँ पर धुआं हो जाएगा। तो यहाँ पर गैसीय अपशिष्ट कौन सा नहीं है, तो लकड़ी तथा कोयले के जलने के उत्पन्न हुआ, तो यहाँ पर गैसीय अपशिष्ट यही है, तो इसलिए क्या हो जाएगा डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देख लेते हैं 25 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होते हैं। बीजाणु द्वारा प्रकीर्णन द्वारा पौधे जो होते हैं, बीज द्वारा प्रकीर्ण पौधे, फल द्वारा प्रकीर्ण पौधे, या फिर कायिक जनन द्वारा प्रकीर्ण पौधे यहाँ पर हो जाएगा, तो फल द्वारा प्रकीर्ण पौधे, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 26 नंबर क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं, तो चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है। हेमवती नंदन बहुगुणा है, सुंदरलाल बहुगुणा है, मदर टेरेसा, या फिर महात्मा गांधी है। तो आपको याद रखना जो सुंदरलाल बहुगुणा है वो चिपको आंदोलन से यहाँ पर संबंधित, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 27 नंबर, अब देख लेते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की एग मार्क का संबंध किससे है। यहाँ पर गुणवत्ता से है, पैकेजिंग से है, संसाधन से, या फिर उत्पादन से है। यहाँ पर तो यहाँ पर गुणवत्ता से होता है, क्योंकि जब एग मार्क यहाँ पर लगाया जाता है उसकी गुणवत्ता से संबंध होता है, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है कि आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक होता है, उत्तर प्रदेश में होता है, मध्य प्रदेश में है, बिहार में है, या फिर पश्चिम बंगाल में है। यहाँ पर तो पश्चिम बंगाल में जो है यहाँ पर जल में सबसे ज़्यादा आर्सेनिक पाई गई है, तो वहीं पे सबसे ज़्यादा आर्सेनिक प्रदूषण यहाँ पर जल का है, तो इसलिए डी ऑप्शन आपको याद रखना कि बंगाल में, पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा जल में यहाँ पर आर्सेनिक पाई जाती है, इसलिए डी ऑप्शन आपको लॉक कर देना है। 29 नंबर क्वेश्चन है कि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था, तो ये कब पारित किया गया था। आपको याद रखना कि 1972 में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम यहाँ पर पारित किया गया था, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा सी ऑप्शन आपको करेक्ट कर देना है। आप देख लेते हैं 30 नंबर क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का। तो उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और नए हैं चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए देख लेते हैं 30 नंबर क्वेश्चन कि एक मनुष्य को भोजन में केवल दूध, अंडे तथा रोटी दी जाती है, वह सामान्यतः रोगी होगा। ये क्या हो जाएगा, अगर एक व्यक्ति को भोजन में केवल दूध, अंडे और रोटी दी जाए तो वो किस रोग से यहाँ पर प्रभावित हो जाएगा। रिकेट्स रोग से हो जाएगा, बेरी रोग से हो जाएगा, स्कर्वी रोग से हो जाएगा, या यहाँ पर रतौंधी रोग से हो जाएगा। क्योंकि दूध, अंडे और रोटी में क्या हो जाएगा, प्रोटीन और यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट केवल होती है, विटामिन यहाँ पर सी की कमी हो जाएगी उसमें, तो क्या हो जाएगा स्कर्वी रोग हो जाएगा। क्योंकि स्कर्वी रोग किससे हो जाता है, विटामिन सी की कमी से होता है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप देख लेते हैं जो रिकेट्स रोग होता है वो किसकी विटामिन कमी से होता है, तो विटामिन डी की कमी से यहाँ पर रिकेट्स रोग हो जाते हैं, जिसको क्या कहते हैं, सूखा रोग भी कहते हैं। और यहाँ पर क्या हो जाता है, बच्चे की हड्डियाँ जो हैं वो तिरछी हो जाती हैं, इसलिए यहाँ पर विटामिन डी हो जाएगा। तो रिकेट्स रोग विटामिन डी की कमी से हो जाएगा। बेरी रोग जो है यहाँ पर किससे हो जाता है, तो विटामिन बी की कमी से हो जाता है बेरी रोग। फिर स्कर्वी रोग जो होता है वो विटामिन सी की कमी से हो जाता है, तो यहाँ पर आपको याद रखना विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग। और रतौंधी रोग जो है वो विटामिन ए की कमी से हो जाता है, इसको क्या कहते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि नाइट ब्लाइंडनेस किसको कहते हैं, तो रतौंधी को कहते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर विटामिन रतौंधी जो है रोग किससे होता है, विटामिन ए की कमी से। तो उम्मीद है आपको ये सारे कुछ जो ऑप्शन है
समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो आप ज़रूर पूछिएगा कमेंट में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।